नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान में शोक की लहर दिखाई दे रही है। देश के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, जो अमेरिका और इजरायल के हमलों में शहीद हो गए थे, अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से मेहमान तेहरान पहुंचे। एक तरफ जहां लोगों की आंखें नम थी, तो कुछ लोग बदले की मांग करते भी नजर आए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को लेकर बयानबाजी करते दिखाई दिए। वहीं इजरायल ने भी उन दावों पर अपना रुख साफ किया है जिसमें ईरानी नेताओं को टारगेट लिस्ट में रखने की बात कही गई थी। तो पश्चिम एशिया में क्या है मौजूदा हालात? क्या अब खामेनेई की मौत का बदला लेगा ईरान? क्योंकि ईरान की जनता इसकी मांग कर रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पश्चिम एशिया में खुला नया मोर्चा। यमन के हूतियों ने सऊदी फाइटर जेट पर दागी मिसाइल, हवाई अड्डों पर दी हमले की धमकी। यूक्रेन पर रूस का मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला, कीव को किया धुआं। रूसी सेना का दावा, पूर्वी यूक्रेन का शहर भी कब्जाया। बीएलए का बलूचिस्तान में बड़ा हमला, 30 पाकिस्तानी जवानों की मौत। कोस्ट गार्ड के कैंप में घुसाया विस्फोटकों से भरा ट्रक। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने सुलझाया पक्षियों के विकास का सबसे बड़ा रहस्य। डायनासोर निकले नन्ही गौरैया के पूर्वज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खतरनाक हीट वेव से अमेरिका बेहाल, 250वें स्वतंत्रता दिवस के कई कार्यक्रम रद्द। प्रशासन की लोगों से घर से कम निकलने, भरपूर पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील। इराक में 47 नेता और अधिकारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के लगे आरोप। प्रधानमंत्री अली अल जैदी के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई। 2031 तक चीन को कर्ज देना पूरी तरह बंद कर देगा वर्ल्ड बैंक। अब गरीब और विकासशील देशों को मिल पाएगा ज्यादा फंड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने का माना जा रहा संकेत। लेबनान और इजरायल की सीजफायर डील पर मानवाधिकार समूहों का बयान। युद्ध अपराधों की पीड़ितों के साथ विश्वासघात है ये समझौता। कहा ये उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में अपील करने के अधिकार में बाधा। तो ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में दिवंगत सर्वोच्च नेता के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत का भी अनावरण किया गया, जो ईरानी ध्वज के रंगों में रंगे हुए थे। इस सार्वजनिक विदाई समारोह में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भावुकता का सैलाब उमड़ पड़ा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की आंख से आंसू तक छलक उठे। हालांकि कई शोक संतप्त लोगों ने लाल बैनर भी पकड़े हुए थे, जो आमतौर पर प्रतिशोध की मांगों से जुड़े होते हैं। भीड़ अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला के नारे लगा रही थी। आपको याद होगा कि 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों में अली खामेनेई शहीद हो गए थे, जिसके बाद पश्चिम एशिया में भीषण जंग छिड़ गई थी। ईरान ने दुश्मन देशों से बदले की कसम खा ली थी। उसकी मिसाइलों ने इजरायल और अमेरिका को नाको चने चबवा दिए और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफा तौर पर सीजफायर का ऐलान करना पड़ा। और अब 126 दिन बाद उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। 9 जुलाई को वो सुपुर्दे खाक होंगे। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए इराक की राजधानी बगदाद में भी बंद घोषित किया गया है। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तमाम देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे हुए हैं। लगभग 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों सहित 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के तेहरान पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए तीर्थयात्रियों के लिए 5000 से ज्यादा स्कूलों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जनाजे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर, 100 ड्रोन और हजारों बचाव कर्मियों को भी तैनात किया गया है। सरकारी अफसरों ने 2 दर्जन अस्पताल, 5 लाख लीटर आईवी फ्लूइड और 20,000 क्लासरूम भी तैयार रखे हैं। दरअसल ईरानी अधिकारी अमेरिका और इजरायल के हमले में अली खामेनेई की मौत को देश के दिल पर हमला के रूप में देखते हैं, क्योंकि खामेनेई केवल आदेश देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि दुश्मनों के साथ युद्ध के मोर्चे पर डटे रहने वाले लोगों में से थे। आयतुल्ला अली खामेनेई ने 1989 में आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान की कमान संभाली। वो सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी उस क्रांति के पीछे की वैचारिक ताकत थे जिसने पहलवी राजशाही के शासन को खत्म किया। वहीं खामेनेई ने सेना और पैरामिलिट्री ढांचे को आकार दिया।
खामनेई ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार का बचाव भी किया। ईरान में इस वक्त शोक का माहौल है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी नहीं रुक रही। अब उन्होंने तेहरान पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते का वक्त इसलिए दिया क्योंकि वॉशिंगटन अच्छा देश है। वहीं इजराइल की तरफ से भी साफ किया गया है कि पाकिस्तान में वार्ता से लौटते वक्त गालिबाफ और अराक्ची को निशाना बनाने का उसका कोई इरादा नहीं था। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका को इजरायली हमले की आशंका थी, इसलिए उसने ईरान को खुफिया इनपुट्स भिजवाए थे। अब भले ही इजराइल ने मार्च में हमले की योजना से इनकार कर दिया, लेकिन उसके हालिया बयानों ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर जब से इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने उन्हें मारने की धमकी दी है, तब से ईरान बेहद सतर्क है और यही वजह है कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भी शायद ही शामिल हो। इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरह सुरक्षित बनाने की दिशा में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया है। उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वे ओमान के साथ मिलकर इस अहम जलमार्ग से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे और जरूरत पड़ने पर बड़े बहुराष्ट्रीय मिशन को भी तैनात करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बताया कि हॉर्मुज में सुरक्षित आवागमन बहाल करने के लिए फ्रांस ने पश्चिम एशिया में अपने माइन काउंटर मेजर्स यानी बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज भेजे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल का दावा कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के साथ पीस डील भी संकट में आ गई है। फिलहाल पश्चिम एशिया के घटनाक्रम तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में नई जंग की आहट की। तो ईरान और अमेरिका के बीच जंग थम गई है, लेकिन पश्चिम एशिया में शांति कायम होती नहीं दिख रही। एक तरफ इजराइल है जो कभी सीरिया पर हमला बोल देता है तो कभी लेबनान और गजा पर, और इस बीच अब एक और फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। अब यमन के हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और अहम ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है। उनको हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थक माना जाता है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका का करीबी सहयोगी है, यानी हूती विद्रोहियों की सऊदी अरब से अगर जंग होती है तो इसका असर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते पर भी पड़ सकता है। दरअसल हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के फाइटर प्लेन ने उसकी सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की है। इसे लेकर हूती प्रवक्ता याह्या सरिया ने बयान जारी कर कहा कि सऊदी लड़ाकू जेट ने यमन की सीमा में घुसपैठ की। सऊदी जेट ने ईरान के नागरिक विमान को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने की कोशिश की। इस विमान में 200 से ज्यादा घायल, बीमार और फंसे हुए यमनी नागरिक सवार थे। जवाबी कार्रवाई में हमने सऊदी लड़ाकू जेट पर मिसाइल से हमला किया और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब अगर सऊदी अरब की तरफ से दोबारा घुसपैठ की कोशिश हुई तो हम सऊदी हवाई अड्डों और दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाएंगे। हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी है, वहीं सऊदी अरब की तरफ से भी जवाब आ गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का अभूतपूर्व ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने कहा कि हूतियों की तरफ से सऊदी अरब को धमकी देने की कोशिश उनकी हताशा दिखा रहा है। यमन में तेजी से सिमट रहे विद्रोही अब पड़ोसी देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि सऊदी अरब और यमन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। दोनों देश लगभग 1307 किलोमीटर की जमीनी सीमा को साझा करते हैं। ये सीमा पश्चिम में लाल सागर के तट से शुरू होकर पूर्व में ओमान तक पहुंचती है, जहां तीनों देशों का एक ट्रायंगल बनता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच जंग चलते हुए 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी ये जंग थमती नहीं दिख रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही यूक्रेन के शांति प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो पश्चिमी देशों की शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बीच दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए गए हैं। पहली बार यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की कोशिश की गई, जिसे रूस ने नाकाम कर दिया और बदले में रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए। इस बीच रूस की तरफ से एक बड़ा दावा भी किया गया है।
रूस पहले ही धीरे धीरे कर यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रहा है और अब उसने कहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनोवा शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यह शहर यूक्रेन के दोनेस्क का हिस्सा है, जहां सबसे खतरनाक जंग हो रही है। इसे लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कॉन्स्टेंटिनोवा अब पूरी तरह रूसी सेना के कंट्रोल में है। यह जंग के बीच में हमारी बड़ी सफलता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसे बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने भी कहा कि यह शहर दोनबास का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और महत्वपूर्ण परिवहन हब है। इस जीत का हमें जंग में बहुत फायदा होगा। पुतिन ने कहा है कि पश्चिम देशों की मदद के बावजूद अब यूक्रेन रूस का सामना नहीं कर पा रहा। इस साल रूसी सेना ने दोनबास और नोवोरोसिया क्षेत्रों में 133 बस्तियों और 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। अभी हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि रूसी सेना ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब कॉन्स्टेंटिनोवा भी यूक्रेन के हाथ से निकल गया है। इस बारे में अभी तक यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। रूस के सामने हार की तरफ बढ़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद मांगी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जंग तेज करने की जगह इसे रोकने का वक्त आ गया है। वैसे उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जून में यह जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अब जुलाई शुरू हो चुका है और जंग रुकने की बजाय और तेज होती नजर आ रही है। इन हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस के सामने कमजोर पड़ रहे यूक्रेन पर अब क्या डील के लिए ट्रंप दबाव बनाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही बर्बादी के कगार पर खड़ी है। अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, पीओके और बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ गया है, सेना पर सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं और अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया है। बीएलए की तरफ से दावा किया गया है कि ग्वादर में उसके फिदायीन हमले में पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यह हमला ग्वादर के जिवानी इलाके के पनवान में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुआ है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला 3 जुलाई की शाम को 6:32 पर हुआ। इसमें कैंप पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गया। इस हमले को लेकर बलूच लिबरेशन आर्मी के मीडिया विंग हक्कल ने 43 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि धमाके से ठीक पहले विस्फोटकों से भरा ट्रक कैंप में घुस रहा था। इसके बाद आगे की फुटेज में मिलिट्री कैंप का एक बड़ा हिस्सा तबाह हुआ दिखाई दिया। बीएलए ने कहा कि शुरुआती गाड़ी पर बमबारी के तुरंत बाद उनके संगठन की आगे की यूनिट फतेह स्क्वाड तेजी से और संगठित तरीके से आगे बढ़ी और तबाह हुए कैंप पर चारों तरफ से हमला किया। फतेह स्क्वाड के लड़ाकों ने बचे हुए कोस्ट गार्ड के लोगों से बहुत करीब से मुकाबला किया। इस ऑपरेशन के दौरान 30 से ज्यादा लोग मारे गए। घायलों और मलबे में फंसे लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए दुश्मन के मारे जाने की संख्या में और बढ़ोतरी होने की बहुत संभावना है। बीएलए ने दावा किया है कि वो जल्द ही अपने आधिकारिक चैनलों के जरिए ऑपरेशन की पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि बलूचिस्तान की पूरी आजादी का उसका आखिरी मकसद पूरा नहीं हो जाता। बीएलए की तरफ से जहां बड़े हमले को अंजाम दिए जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस पूरी घटना पर चुप्पी साध ली गई है। जिवानी में हुए हमले में उसे कितना नुकसान हुआ है, इस पर पाकिस्तानी सेना की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा अभियान जरूर शुरू कर दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे डायनासोर के इतिहास की। तो जरा सोचिए, आपके आंगन में चहचहाने वाली छोटी सी गौरैया कभी धरती पर राज करने वाले विशाल डायनासोरों की वंशज रही होगी। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अब करोड़ों साल पुराने एक जीवाश्म ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। चीन में हुई एक नई खोज ने विज्ञान की उस पहेली को सुलझा दिया जिसका जवाब वैज्ञानिक दशकों से तलाश रहे थे। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 14 करोड़ 80 लाख साल पहले, जब धरती पर डायनासोरों को राज था। और इन्हीं के बीच एक ऐसा छोटा जीव भी था जो ना पूरी तरह से डायनासोर था और ना ही आज का पक्षी। करोड़ों साल बाद चीन के फुजियान प्रांत में उसी जीव का जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम झेंग हॉर्निस बुयू रखा है। इस खोज की रिपोर्ट 1 जुलाई को साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुई, लेकिन इस जीवाश्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी पूंछ है।
अब तक मिले जीवाश्मों में या तो डायनासोर जैसी लंबी पूंछ मिलती थी या फिर आधुनिक पक्षियों की तरह छोटी और जुड़ी हुई पूंछ। लेकिन जेंग हॉर्नेस बुयू दोनों के ही बीच की कड़ी निकला है। इसकी पूंछ में 15 छोटी रीढ़ की हड्डियां थी, लेकिन वे आपस में जुड़ी नहीं थी और यही बात इसे करोड़ों साल पुराने विकास क्रम का सबसे अहम सबूत बनाती है। इस खोज ने उस पुराने अनुमान को भी गलत साबित कर दिया जिसमें माना जाता था कि किसी एक बड़े जेनेटिक बदलाव से डायनासोर की पूंछ अचानक छोटी हो गई थी। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव धीरे धीरे हुआ। पहले पूंछ छोटी हुई, फिर समय के साथ उसकी हड्डियां आपस में जुड़कर आधुनिक पक्षियों जैसी बन गई। और हैरानी की बात यह भी है कि यह जीव बेहद छोटा था। इसका वजन महज 74 से 163 ग्राम के बीच था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उड़ान को आसान बनाने और प्रकृति में टिके रहने के लिए समय के साथ इन जीवों का आकार भी छोटा होता गया। इस खोज ने साबित कर दिया है कि विकास एक पल में नहीं होता, बल्कि लाखों करोड़ों साल की लंबी यात्रा के बाद प्रकृति अपनी नई पहचान बनाती है। यही वजह है कि आज आसमान में उड़ती एक नन्ही गौरैया अपने अंदर डायनासोरों की विरासत भी समेटे हुए है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।